So today we are continuing our class 9 SST history chapter 2, and that is Russian Revolution. कल हमारा सोशलिज्म पार्ट खत्म हो गया था. आज हम कोशिश करेंगे कि हम रशियन रेवोल्यूशन पार्ट को खत्म करें. अब रीडिंग करनी, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको पूरी कर दी है. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द नोट्स. लेट अस स्टार्ट. SST history chapter 2. सर भारत में नहीं पढ़ा था तो वही पहले पढ़ लेगा. भारत है ही कहाँ अभी? नहीं है क्लास में, नहीं है आज. ओके, चलो एक तरफ से शुरू कर देते. ठीक है, खालिद ने कल लास्ट पढ़ा था. खालिद आज शुरू, आप शुरू करो रीडिंग. ओके सर. द रशियन रेवोल्यूशन. या ओके, तो सब कुछ ध्यान है सर अपने को क्या क्या हुआ था? हाँ ओके, सबको ध्यान है. कैन यू जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई हैव टू ब्रिंग माय स्पेक्स. या गुड, ब्रिंग योर स्पेक्स. या ओके. Okay, sir. The Russian Revolution. The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917 in Russia, and the events of the October Revolution are normally called Russian Revolution. The Russian Empire, 1914. या नहीं, ऊपर से पढ़ना. द रशियन रेवोल्यूशन, द गवर्नमेंट रशिया वाज टेकन ओवर बाय द सोशलिस्ट. सर वो पढ़ लिया. ओके ठीक. तो हमने वही उस दिन बात की थी कि फरवरी में कहानी शुरू हुई थी, 22 फरवरी को, और चलते 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 अक्टूबर में जाके 24 अक्टूबर को वो जो बंदे को लेनिन ने ट्रोस्की को बोला था भाई तू जिम्मेदार है, उसने जाके सारे न्यूज़पेपर सारे रेडियो सब पे कंट्रोल करके कैप्चर कर लिया पूरा. ओके चले. Yes, sir. The Russian Empire in 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire, besides the territory around Moscow. The Russian Empire included present-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. The empire stretched to the Pacific, comprising the Central Asian states and present-day Georgia, Armenia and Azerbaijan. The major religion of Russia was Russian Orthodox Christianity, which grew out of the Greek Orthodox Church. The empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. ओके, थोड़ा सा डिस्कशन बता दूं इधर. पहली बात तो उन्होंने एक्सटेंट बताया है अपने को कि कितना एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंट था. अच्छा, तुम्हें ध्यान होगा जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फॉलो होता था, और इनको एक्चुअली रोमन क्रिश्चियंस बोलते थे, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस बोलते थे. क्रिश्चियनिटी के अंदर सर प्रेजेंटेशन दो पार्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ध्यान रखना. ये बार बार आपको बहुत लोगों को डाउट पड़ता है, सर ये है क्या दो. मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ. क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट होते हैं. एक होता है कैथोलिक. कैथोलिक को रोमन कैथोलिक भी बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक भी बोलते हैं. और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट्स. क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट की थी. इन्होंने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट की थी? कैथोलिक का ये मानना है कि कैथोलिक कहते हैं कि चलो ठीक है, जीसस तो थे, साथ में जो प्रीस्ट है उनको भी पावर दे रखी है, उनके रूल भी चलते हैं. प्रीस्ट की पावर होती है, पोप की पावर होती है. अब जिसके पास पावर आती है वहां करप्शन आता है. ये करप्शन आ गया इनके पास, और करप्शन आने के बाद इन लोगों ने बहुत सारे उल्टे गलत काम करने शुरू कर दिए. तो बहुत लोगों को इससे दिक्कत होने लगी. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आई थी? अराउंड 1100 1200 सेंचुरी, 11th 12th सेंचुरी करीब,
यूरोप में क्या करना शुरू कर दिया, चर्च ने क्या करना शुरू किया कि लोगों को ना पार्डन बेचनी शुरू कर दी। सपोज करो आप बहुत पैसे वाले आदमी हो और आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, पैसे चुरा लिए, कुछ कर दिया आपने, तो आप चर्च में जा सकते हो और बोल सकते हो प्रीस्ट को कि मैंने ये किया है, मुझे माफी दे दो, ताकि मुझे हेल में ना जाना पड़े, सिन ना माना जाए, मेरा सिन माफ हो जाए। तो कुछ पैसे लेके आपको एक पत्र लिख के दे देगा परमिशन कि चलो आपके सिन माफ हो गया। कुछ लोगों को ये बात बहुत गलत लगी, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, उनको बोलते थे प्रोटेस्टेंट, और धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट फिर बढ़ते चले गए आगे। प्रोटेस्टेंट का मेन वो था कि बाइबल इज द ओनली लॉ, बाइबल इज ओनली ट्रुथ। ये जो पंडित जो बोलते हैं, ये प्रीस्ट जो बोलते हैं, ये गलत हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि एवरीवन इज इन, एवरीवन, सो नो वन इज इनफॉलिबल, नो ह्यूमन इज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो खराब नहीं होगा, लोग खराब हो सकते हैं। तो प्रोटेस्टेंट चाहिए थे। तो इंग्लैंड बेसिकली प्रोटेस्टेंट है, पूरा यूके, इंग्लैंड कह सकते हैं, यूके तो नहीं, इंग्लैंड। और यूरोप जो था वो था प्रोटेस्टेंट, था कैथोलिक। इनके बीच में एक 100 ईयर वॉर भी हुआ था, 100 ईयर वॉर, बहुत लंबी लड़ाई इनकी, काफी लंबी लड़ाई। रशिया वॉज बेसिकली कैथोलिक। सर तो जीसस और प्रीस्ट पावर के साथ करप्शन भी था? नहीं, जीसस चले गए थे, जीसस कहां से करप्ट होंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रीस्ट आए ना, ये हर धर्म में होता है, जितने पंडित है, मौलवी है, ये सब लोग ना गलत काम भी करते हैं, काफी गलत काम करते हैं लोग। लेकिन यह है कि भगवान का नाम लेके लोग इन्हें माफ कर देते हैं, अल्लाह का नाम लेके माफ कर देते हैं, ये अब पता नहीं चलता लोगों को। तो कैथोलिक धर्म में, ये कैथोलिक में ज्यादा ये है कि प्रीस्ट की बात मानी जाती है, प्रीस्ट क्या कह रहा है, किसके क्या रूल है। प्रोटेस्टेंट कहते कोई रूल नहीं, बाइबल इज द ओनली रूल, ह्यूमन बींग्स पर हम भरोसा नहीं करते। ओके, राइट, कहाँ है अब, भरत इज हियर। भरत काइंडली रीड, आपने कल ही पढ़ा था, यू प्लीज रीड। ओके, भरत कहाँ से Yes, पढ़ना है, sir. आई जस्ट टेल यू, आई टेल यू भरत, यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो सिचुएशन क्या थी रशियन सोसाइटी की, रशियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, लेट अस सी। Sir, screen. Okay, sir. Now visible. Sir, from economy and society. सोसाइटी, पॉइंट नंबर 15। Okay, sir. At beginning of the 20th century, 85% of the Russian population were agriculturists. बाकी यूरोप में इंडस्ट्री आ गई थी दोस्तों, बाकी यूरोप में इंडस्ट्री आ गई थी, लेकिन रशिया में इंडस्ट्री बहुत कम थी। 85% लोग जो फार्मर थे। हाँ जी। Russia was a major exporter of grain. Russian cultivators produced for the market and for their own needs. In Russia, prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. अच्छा, लोकेशन तो याद है ना सबको, सेंट पीटर्सबर्ग थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, मॉस्को नीचे। सर उसका नाम चेंज हो गया, पेट्रोग्राड उसका हो गया नाम था पेट्रोग्राड हो गया था, बट आज की अभी भी लोग ना उसको साला वही बोलते हैं। सर अभी भी हाँ उसको सर, मेरे को एक क्वेश्चन आया। हाँ सर वो जो आज व्लादिमीर पुतिन है, वो व्लादिमीर लेनिन का कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्लादिमीर तो वहाँ नॉर्मल नाम है, जैसे जैसे तुम्हारे यहाँ खालिद बहुत, मोहम्मद बहुत नाम है, ऐसे व्लादिमीर उसका फर्स्ट नेम है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कितने सारे राहुल होते हैं, कितने सारे राजकुमार होते हैं, उसी टाइप से है, कुछ ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट। सर तो एक गाइस, डाउट था। हाँ बोलो। सर लग्जमबर्ग रशिया का हिस्सा है? लग्जमबर्ग तो मेरे ख्याल से जर्मनी का शहर है, ओके सर। जर्मनी में शायद। सर मुझे ये अच्छा, भी पूछा कि रशियन लोग ज्यादातर जर्मन भी लैंग्वेज बोलते हैं? एक्चुअली ज्यादा नहीं है, बहुत कम। देखो ये जो एरिया है ना, ये देखो, ये बेलारूस है, यहाँ पोलैंड है, ये जर्मनी है, रशिया यहाँ पे है। कुछ टाइम जैसे अभी बता, हमने पढ़ा कि बेलारूस भी रशिया के अंडर में था, पोलैंड भी रशिया के अंडर में था। तो जर्मनी बहुत बड़ी पावर थी उस वक्त, तो जर्मनी के लोग कॉन्टेक्ट में आते रहते थे। जैसे जर्मनी की प्रिंसेस से शादी हो गई थी उसकी, जरूरी नहीं बोले, बहुत कम लोग बोलते। ओके, ठीक है, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं इधर। ये रशिया अपना पूरा, ये देखो कितना बड़ा एरिया, पूरा पैसिफिक तक फैला हुआ है, यानी कि अटलांटिक से लेके और पैसिफिक, दो दो सी के बीच में है ये पैसिफिक सी है और ये अटलांटिक सी, दोनों के बीच में इतना बड़ा एरिया है। और यहाँ पे आपको कहीं मॉस्को नजर आ जाएगा, ये रशिया, यहाँ मॉस्को थोड़ा इधर है, और सेंट पीटर्सबर्ग ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये रहा मॉस्को, ये रहा मॉस्को, मॉस्को ये
सेंट पीटर्सबर्ग कहीं यहाँ पे होगा, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, देखो ये सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल सी के पास है और मॉस्को नीचे है। तो आज की कैपिटल मॉस्को है, उस वक्त की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड थी। चलो जी कंटिन्यू करें प्लीज। तो समुद्र के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग या In craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. In 1890s, many factories started due to expansion of the railway network, and there was an increase in foreign investment in industries. As a result, coal production doubled and iron and steel input increased 4 times. Most industries were privately owned. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. हाँ In एक मिनट वेट करना, ये हर कंट्री गवर्नमेंट करती है, क्योंकि अगर प्राइवेट फैक्ट्री ओनर का बस चले वो तो 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है वर्कर से, पैसे कम दे। हर जगह गवर्नमेंट ये बोलती है मिनिमम वेज इतना तो देना ही है आपने यार फैक्ट्री में, और इतने घंटे ज्यादा आप काम मत कराओ, ये रूल बना देती है गवर्नमेंट। या ओके so can you please scroll it down? Thank you. Government in craft units and small workshops. ओके The working क्राफ्ट तो सबको पता है ना यार, कारीगर लोग जो होते हैं, अब जैसे कारीगर लोग है, कोई वेल्डिंग करके कुछ बना रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई छोटे मोटे टूल बना रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहला फेज था उसमें ज्यादातर लोग क्राफ्टमैन ही होते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो बाद में आई। या ओके मेटल वर्कर वगैरह होते थे, जैसे लोहे का काम कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है। हाँ जी the working hours were sometimes 15 hours compared with 10 to 10 hours in factories. Situation of workers. Workers were divided as social group or by skill. Some connected to villages and some settled permanently in cities. Metal workers were skilled workers, so they considered themselves as artists. आर्टिजन्स, आर्टिजन्स जो बोलते हैं, जो आर्टिस्ट, Artisans. मतलब इतना बढ़िया कारीगर क्या उसको आर्टिजन बोला जाता है। Women made up 31% of the factory labor force by 1940, but they were paid less than men. ओके Workers तो were अराउंड sometimes वर्क, united to कंटिन्यू की participate वर्कर्स in वर समटाइम्स strikes. Workers were यूनाइटेड sometimes पार्टिसिपेंट। united to participate in ओके strikes. तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता कई बार, डिस्क्राइब व्हाट वाज द सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रशिया ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ 20th सेंचुरी 1910 1914। तो हमें ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मेन मेन पॉइंट क्या है कि फैक्ट्रियां तो थी लेकिन पीटरबर्ग और मॉस्को में थी, ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कम था। 85% लोग फार्मर थे, जो भी आउटपुट होता था उसमें ज्यादातर फैक्ट्री का आउटपुट कम होता था, प्रोडक्शन कम होता था, ज्यादातर आर्टिजन्स होते थे। आर्टिजन्स के अंदर भी सोशल हायरार्की थी, क्राफ्टमैन में भी हायरार्की थी। तो मेटल मुटल का काम करते थे तो अपने आप को बड़े हीरो समझते थे, बाकी को नीचे समझते थे। विमेन वर देयर, मतलब ऑलमोस्ट वन आउट ऑफ 3 वर्कर वन वाज वुमेन, 31% थी, अराउंड 33 मान लो, तो 3 में से एक लेडी औरत थी। साथ में ये इनको पैसे कम दिए जाते थे। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो वर्कर्स है, ये जनरली तो कभी कभी मतलब ज्यादातर जब भी इनको कहीं प्रोटेस्ट करनी होती थी तभी यूनाइटेड होकर काम करते थे, और चुपके चुपके मीटिंग वगैरह होती थी इनकी। जार अलाउ नहीं करता था, जार ने अलाउ नहीं कर रखा था मीटिंग फीटिंग करना, तो ये चुपके चुपके करते थे। ऑल राइट, यस ओके, ऋषभ काइंडली कंटिन्यू पीजेंट्स इन द कंट्री साइड। देखते हैं कंट्री साइड का क्या हाल था भाई। Peasants in the countryside. In the countryside, peasants cultivated most of the land. The nobility, the crown, the Orthodox Church owned large properties. Here, peasants were divided on religious basis and they had no respect for the nobility. नोबिलिटी ओके, एक मिनट Nobles थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। थोड़ा रशिया की नोबिलिटी में और के लिए जो रेस्पेक्ट थी, और जैसे फ्रांस में इंग्लैंड में रेस्पेक्ट थी, थोड़ा फर्क है। वीडियो में आ जाएगा, बोल देता हूँ। फ्रांस में जो नोबल्स थे उनकी जनता उनकी रेस्पेक्ट करती थी, थोड़ा मानती थी कि अपना नोबल है, ये अपना लैंडलॉर्ड है यार, ध्यान भी रखता है थोड़ा, ठीक है। और इंग्लैंड में भी थोड़ा बहुत प्यार था उनके बीच में, जो रॉयल्टी के किंग के और इंग्लैंड के लोगों के बीच में आज भी बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन रशिया में उल्टा है, रशिया के जो पीजेंट तो नफरत करते थे नोबल से,
उनको बहुत गुस्सा आता था नोबल्स के ऊपर, क्योंकि वहां के नोबल्स ने कभी भी जनता का ध्यान रखा नहीं। हाँ, दूसरी बात यह है कि समाज देखो कैसे बटा हुआ है। एक तो होती है रॉयल फैमिली, ये तो मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। देखो हायरार्की क्या रहती है, किस तरह से एक के नीचे एक लैडर चलती है। देखो तो दोस्तों सबसे ऊपर तो रॉयल्टी होती है, जो कि यानी कि किंग और क्वीन और उनके बच्चे, वो रॉयल्टी बोलते हैं उनको। दे आर रॉयल्स। जैसे अभी सऊदी अरब कंट्रीज में जाओ आप, तो वो जो भी सुल्तान है या मोहम्मद बिन सलमान है, जैसे प्रिंस अभी सर वहां का प्रेजेंटेशन। अरेबिया का, वो रॉयल फैमिली मानी जाती है। तो हर जगह रॉयल फैमिली कौन सी है? रूलिंग, आर फॉर रॉयल, आर फॉर रूलिंग, ये टॉप पे होते हैं रॉयल्स। दीज आर द किंग एंड Yes, sir. क्वीन। In London also there is a 8-year-old kid, Prince George, who हम्म is great grandson तो of Elizabeth II. हाँ, रॉयल्स हो गए। उसके बाद आते हैं नोबल्स। अब नोबल्स क्या है? ये भी हाई क्लास फैमिलीज हैं, रॉयल नहीं है ये, लेकिन ये हाई क्लास फैमिलीज हैं। सब कई बार ऐसा होता है, कोई को नोबल इतना पावरफुल हो जाता है कि अपना खुद का राज्य बना देता है, तो वो फिर रॉयल बन जाता है। तीसरा होता है चर्च, क्लर्जी बोलते हैं इसको, क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब चर्च। चर्च की भी बहुत पावर होती है, क्योंकि राजा लोग ना चर्च को अपनी पावर बनवाने के लिए चर्च को थोड़ा खुश करते रहते हैं, जमीन देते रहते हैं कि भाई जनता को बोलते रहो मैं ही हूं भगवान बस। तो इनकी आपस में गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है दोनों की, तो इसके पास भी काफी माल ताल पैसा वैसा आता है। नेक्स्ट आती है तुम्हारी मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्री ओनर, ठीक है। और कुछ लोग उसमें और आ जाते हैं, जैसे जैसे लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब आ जाते हैं। इन लोगों को सबको माना जाता है मिडिल क्लास में। चाहे तुम बोलोगे सर ये तो, लेकिन फैक्ट्री ओनर हो सकता है बहुत रिच हो, बहुत सेठ हो, बहुत बड़ा, चाहे जो मर्जी हो, बिकॉज अपने जन्म की वजह से उसको नोबल में नहीं काउंट हो सकता। चर्च का तो बंदा हो ही नहीं सकता, वो प्रीस्ट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए, और रॉयल भी नहीं, तो इसलिए उसको अभी मिडिल क्लास में रखा गया था। ये प्रीस्ट लिख देता था। सर जैसे जेफ बेजोस, वो ऑनर तो है बट वो पर रॉयल वो नहीं है। रॉयल फैमिली, हाँ, तो कल को अगर कोई कहीं बैठेंगे, कहीं जैसे इंग्लैंड में उसको बुलाया जाएगा, तो वो रॉयल में नहीं माना जाएगा उसको, तो अलग बैठाया जाएगा। ओके, एंड देन लास्ट में आ जाते हैं वर्कर एंड पेजेंट। तो जब हमने पिछली बार देखा था कि जो कंजर्वेटिस्ट थे वो ये पार्टी थी कंजर्वेटिस्ट, ये वाले थे लिबरल्स, और ये पार्टी जो थी ये थे रेडिकल्स। इस तरह से जनरली इनका डिविजन है। ओके, अब पढ़ ले भाई, क्या नाम है अपना, देखिए अब थोड़ा सब लोगों को समझ में आया अच्छे से। हम्म, Screen sharing. ओके, या यहां से पढ़ना था आपने, हियर पीजेंट्स वर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस। हाँ निश्चित। Peasants were divided on religion basis and they had no respect for the nobility. Nobles got their power through their service to the Tsar, नॉट थ्रू not लोकल in पॉपुलैरिटी। not through local population. पॉपुलैरिटी, हाँ। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया वही बात, वो पॉइंट जो मैंने भी बताया था यहाँ पे है ये आगे। ओके, इन फ्रांस, During French Revolution in Brittany, peasants respect nobles and फॉर fought फॉर देम, ये एक them. एग्जांपल दिया उन्होंने कि ब्रिटेनिक जगह है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर ब्रिटेनिक जगह है, वहां के नोबल्स के, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने नोबल्स को मारने की कोशिश की, तो वहां के जो लोकल लोग थे फार्मर, उन्होंने अपने नोबल को बचाया, उसकी हेल्प की। हाँ, But in Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them and they refused to pay rent and even murdered landlord. In 1902,
This occurred in a large scale in South Russia, but in later 1905 in 1905. spread all over Russia. Okay. वैभव, यहाँ से आप टेक ऑन करो पॉइंट नंबर 20। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। 1902 में हंगामा मचा, 5 आता आता सारे देश में ये हल्ले गल्ले मचने शुरू हो गए। ओके, Sir, where we have to 20 start. रशियन Yes, sir. रेवोल्यूशन, रशियन पीजेंट्स। Russian peasants were different from other European peasants. They pooled their land together periodically, and their commune divided the land according to the needs of the peasant families. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है कम्यून की फार्मिंग का, वो पहले से था किसानों के पास, क्योंकि किसानों के पास जमीन बहुत कम थी, तो आपस में उसको पूल कर लेते थे, तो सारे मिलकर उस पर काम करते थे, और जितना प्रोडक्शन होता था, जितनी जमीन होती थी, उसको बांटने की बात करते। तो ध्यान है, वो एक बंदा था ओवेंस करके, उसने बोला था कि हारमोनी, न्यू हारमोनी क्या करके, जो एक वो था कोऑपरेटिव की एक डिमांड की, जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। सो वो भी इसी तरह की बात कर रहा था कोऑपरेटिव की, और वो अमेरिका की बात है। यहाँ फ्रांस, यहाँ रशिया में उस वक्त ही चल रहा था ऑलरेडी, कम्यून फार्मिंग चल रही थी, और इनका जो कम्यून होता था उस कोऑपरेटिव, उसका नाम होता था मीर। ओके, नाउ लेट अस सी सोशलिज्म कैसे फैला रशिया में। या Yes, sir. Socialism in Europe. Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. Due to government policies, it had to operate as an illegal organization. It started a newspaper, mobilized workers, and organized strikes. ओके, ये साल याद रखना है हमें, 1898। 1898 में सबसे पहली डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी रशिया के अंदर। और कार्ल मार्क्स कब मर गया था, जिसके विचारों से बनी थी? 1883 में मरा था। उसके मरने के 15 साल बाद पहली पार्टी बन चुकी थी। ओके, कंटिन्यू प्लीज। Some Russian socialists recognized that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. Therefore, peasants rather than workers would be the main force of revolution. ओके, कंटिन्यू। तो एक तो सोशल डेमोक्रेटिक, ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, दोनों पार्टियों में डिफरेंस है। एक पार्टी 1898 में बनी है, और एक पार्टी उसके 2 साल बाद 1900 बने। हाँ, थैंक यू, याद करा दिया, अगर नहीं तो वीडियो खराब हो जाता है। हाँ, सो दोस्तों क्या हो रहा है, धीरे धीरे सोशलिज्म फैल रहा है पूरी चारों तरफ, लोगों में आ रहा है। (1898) सोशलिस्ट, एग्जैक्ट नाम लिखूंगा, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब देखो, ये डेमोक्रेटिक है, इन लोगों ने ज्यादा हल्ला मल्ला लड़ाई झगड़ा नहीं करा। 1900 में एक नई पार्टी बनी, उसका नाम था सोशलिस्ट सोशलिस्ट रेडिकल। कौन से ईयर में? 1990 में? हाँ, 2 साल बाद ही, 2 साल बाद ही पार्टी। रेवोल्यूशनरी, नॉट रेडिकल, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी रेडिकल होते एक ही हैं, बट नाम सही लिखेंगे हम। इन्होंने कहा हम तो रिवोल्यूशन करेंगे भैया, हम तो लड़ाई झगड़ा दंगा मारेंगे काटेंगे जो भी करेंगे। तो 2 साल बाद ये पार्टी बन गई। ओके, और इस पार्टी ने क्या बोला कि पीजेंट्स को चाहिए राइट, जितनी भी लैंड है नोबल्स के पास, सब बंटनी चाहिए लोगों में। तो लेनिन ने जो बात कही थी ना, लेनिन तब तो पैदा हो गया था, लेनिन को समझ में आ गया था कि किसानों को अगर हम लैंड का प्रॉमिस कर देंगे तो फिर किसान हमें पावर में लेके आ जाए। तो उसने वही 3 चीजें बताई थी, पीस, ब्रेड, लैंड। ऑलराइट, कंटिन्यू करें आप। प्रेजेंटेशन सर। Yeah.
हाँ जी, लेनिन एंड द सोशलिस्ट मूवमेंट। Lenin and the socialist movement. Lenin felt that peasants were not only one united group due to financial differences. Due to this differentiation, that is, they could not all be a part of socialist movement. The Social Democratic Party was later divided into wings, the Bolsheviks and the Mensheviks. ओके, Julian मैं एक मिनट यहाँ थोड़ा बताया था। तो इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए बाद में, एक तो होगी बोल्शेविक जो कि लेनिन की पार्टी थी, और एक बनी मेंशेविक। और इसका जो लीडर था उसका नाम था जूलियस मोटो। अब इनकी दोनों की पॉलिसी अलग अलग थी, लेनिन का सोचना अलग था, इसलिए अलग अलग सोच की वजह से पार्टी के दो टुकड़े हो गए। ओके, व्लादिमीर लेनिन, या कंटिन्यू करें पॉइंट नंबर 26। Yes, sir. Vladimir Lenin led the Bolshevik group. He was the view that in Tsarist जारिस्ट Russia, रशिया, हाँ। the party should be disciplined and controlled its quality and number of members. On the other hand, Menshevik group viewed that party should be open to all as in Germany. ओके, तो फर्क क्या था, मैंने शुरू में बताया तो लेनिन का दिमाग बड़ा सही था। उसने वो कहता था मेरे को बंदे चाहिए अच्छे, चाहे कम आए मेरे पास बंदे, लेकिन बंदे तगड़े चाहिए, लड़ने मरने के लिए तैयार है। और मेंशेविक पार्टी कहती थी भाई आ जाओ, जिस चीज को आ जाओ सब लगा जाओ। तो उसने कचरा कुचरा सब भर रखा था, इसके बंदे बिल्कुल बेस्ट थे, वो अपनी जान देने को तैयार थे लेनिन के। ओके, एक वर्ड आएगा आगे चल के तुम्हें, बूर्जवा। बड़ा अजीब सा वर्ड है ये, बहुत लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन काफी टाइम तक नहीं समझ में आता। बर्जियोसी ऐसा करके इसका स्पेलिंग है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बूर्जवा। बूर्जवा का मतलब होता है जो कॉमन पीपल, ये जो अपना वर्कर फरकर और मिडिल क्लास, नॉर्मल, जिसको आज मिडिल क्लास बोल लो आप एक्चुअली। ऑल राइट, माही आप शुरू करें अभी। अ टर्बुलेंट टाइम, अब शुरू होती है कहानी रेवोल्यूशन की। Yes, sir. In the beginning of the 20th century, Russia was still an autocracy and the Tsar was not subject to parliament. एक During वर्ड है the ऑटो, एक मिनट, वर्ड आता है, वर्ड आया ऑटोक्रेसी। तुम बोलो सर मोनार्की और ऑटोक्रेसी क्या फर्क है? देखो दोस्तों, ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, सो वन मैन कंट्रोल है इस पे। सर प्रेजेंटेशन। ओके ठीक है, हटा रहा हूं मैं। वन मैन कंट्रोल है, वन मैन कंट्रोल है इसका, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ओके चलो कंटिन्यू करें। Yes, sir. During the revolution of 1905, social democrats and सोशल रेवोल्यूशन, अब दो तरह के socialists लोग हो गए, सोशल डेमोक्रेट तो ऊपर वाली पार्टी डेमोक्रेटिक वाले, और सोशल रिवोल्यूशन है नीचे वाली पार्टी। worked with the peasants and workers to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists, example in Poland, and in Muslim-dominated areas by जिहादिस्ट। jihadists who wanted modernized Islam to lead the social ओके, societies. अब देखो इनको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलनी शुरू हुई। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशन सब बोल रहे हैं कि भाई जार को हटाने का टाइम आ गया दोस्तों, आ जाओ हमारे साथ थोड़ी बहुत सपोर्ट करो। वर्कर्स को बोल रहे हैं और फार्मर्स को बोल रहे हैं। और नेशनलिज्म का एक आइडिया मैंने बताया था कि हर कंट्री चाहता था कि भाई हम एक कंट्री, पोलैंड खासकर, पोलैंड को एक तरफ से एक फैमिली राज करती थी, हैब्सबर्ग वाले करते थे एम्पायर, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, एक तरफ जार की वो कर रहे थे, बटे हुए थे। एक लोग एक भाषा बोलना, सब कुछ कस्टम से, एक अलग अलग राजाओं के अंडर में थे। पोलैंड के बहुत बहुत लोग चाहते थे कि कंट्री पूरा नेशन बन जाए, हमारा पोलैंड एक नेशन बने, सब हम इकट्ठे हो जाए, ये सब राजा रोजा हट जाए। तो इन उन्होंने लोगों ने सपोर्ट किया सोशलिस्ट को। और साथ के साथ कुछ जो मुस्लिम बहुल एरिया था, खासकर जैसे टर्की साइड में काफी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो कहते थे कि भाई हमें ये जार का यहाँ कैथोलिक चल रहा है धर्म, ये हट जाए और यहाँ मॉडर्नाइज मुस्लिम रिलीजन आ जाए। तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रही है अब इनको?
ये तुम्हें क्वेश्चन में जब आंसर मिलेंगे तब तुम्हारे दिमाग में सब बातें कैच करी जाएंगी, सब तुम कनेक्शन हो जाएगा तुमको, अच्छा 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 वहां पे लिखा। ओके, कंटिन्यू प्लीज। A bad time for Russian workers. The year 1904 was bad for Russian workers because of the increase in prices of essential goods. Then the real wages declined by 20%. The membership of workers associations rose रोज ड्रामेटिकली। ओके, होल्ड करना माइक। ओके दोस्तों, एक वर्ड आया इसके अंदर, रियल वेज। देखो क्या होता है, जब आपकी महंगाई तो बढ़ रही है, हालांकि आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई वो सुपर इंक्रीज हो गई। आपकी बढ़ी हुई सैलरी का कोई फायदा है नहीं है। द रियल वेज, जो रियल वैल्यू है उसकी, वो डाउन हो जाएगी। और इसकी वजह से वर्कर्स के अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। वर्कर्स, सारे वर्कर्स जाके ज्वाइन करने लग गए किसको, जो पार्टी थी वर्कर्स की, कोई किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा। ऑल राइट, आशी आप यहाँ से टेक ऑन करें पॉइंट नंबर 30A, द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। Yes, sir. The incident of Bloody Sunday in 1905. On one Sunday, the procession of workers led by Father Gapon reached the गेपो, मैंने बताया था ना गपोड़ी था, ये बहुत यस गप्पे सर, मारता गप्पे था। मारने वाला ज्ञापन। हाँ, तो उनको ले गया साथ में, वो चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। वहां पे गोली चल गई। एक्चुअली एक्चुअली ऐसा नहीं होगा बेचारा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक मतलब तुम्हें एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने की। सर आपने ये बोला था कि वहां सोल्जर को उन्हें मारने को बोला था, बट सोल्जर ने नहीं मारा और उन्होंने ऑफिसर्स को मार दिया। नहीं नहीं, वो ये अभी नहीं हो रहा, यही तो कह रहा हूँ, रशियन रेवोल्यूशन में ये बड़ी दिक्कत है। 1917 की जो घटनाएं हैं, 1905 की जो घटनाएं, वो मिक्स हो जाती है आपस में। तो जो आप बात कर रहे हो 1917 में हुआ था, 26 मार्च 1917 को। ये जो घटना है 1905 की है, जब रूसो जर्मन वॉर के, जापानीज वॉर में, रूसो जापानीज वॉर में जापान रशिया की फोर्सेस हार गई। अब तो जार की भी बहुत लाइफ है, 12 साल और जिएगा भी जार। ये 1905 की है। ओके उमर, ये अपना खालिद। यस सर, वो सर कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज, हाँ तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ ओके, ये तो ब्लडी संडे। हाँ, reached the Winter Palace of the Tsar in order to present a पिटीशन, petition, मतलब एक रिक्वेस्ट होती है, रिटन रिक्वेस्ट। हाँ, but they were attacked by the police and the कोसैक्स, Cossacks. कोसैक्स भी सोल्जर होते थे, हायर्ड सोल्जर होते थे, जर्मन रशिया के किंग जो है यूज करते थे। यू कैन से दे वर फोर्स ऑफ रशिया। In this incident, many workers were killed and wounded. This incident is called Bloody Sunday. It started a series of events that became known as the 1905 Revolution. Yeah. First, the trend of strikes spread all over the country. तो एक मिनट, जब 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 काफी सैकड़ों लोग मारे गए उसमें फायरिंग में, तो लोगों में गुस्सा पहले से भरा हुआ था। तो अब हर जगह स्ट्राइक शुरू हो गई, पूरे कंट्री के अंदर अनरेस्ट, लड़ाई दंगे टाइप के शुरू हो गए। प्लीज कंटिन्यू। Universities closed down when student bodies staged स्टेज्ड वॉकआउट। walkouts complaining about the lack of civil liberties. सिविल Doctors लिबर्टी तो ले रखी थी ना इस बंदे ने। इस बंदे ने क्या कर रखा था, जार ने कह रहा कोई और तुम यूनियन नहीं बना सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, प्रेस में कुछ गलत नहीं छपेगा, प्रेस पूरी कंट्रोल में कर रखी थी। तो सब सारी की सारा बिल्कुल टाइट कर रखा था सबको, पूरे अपने लोगों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। लोग गुस्से में, सिविल लिबर्टी इसको बोलते हैं भाई, आपको बोलने का हक होना चाहिए, आपको कुछ कहने का हक होना चाहिए, वो नहीं। Doctors, lawyers, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. During the 1905 एक revolution, मिनट एक मिनट, अच्छा सुनो एक मिनट। तो अभी क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। तो बहुत सारी यूनियन बनी हुई थी, अब इन लोगों ने मिलकर एक बनाई यूनियन ऑफ यूनियन, यानी कि एक यूनियन जिसमें बहुत सारी यूनियन मेंबर थी सबके सब, और सब इकट्ठे हो गए। 1905 में एक डूमा बनानी पड़ी राजा को, प्रेशर में आके, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी इसमें। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, मोनार्की तो है, representation. क्या राजा तो है दोस्तों, राजा है, लेकिन पहले जो राजा ऑटोक्रेटिक था, ऑटोक्रेटिक नहीं है अभी वो,
ऑटोक्रेटिक नहीं बचा, वन मैन कंट्रोल नहीं है, वो काट दिया। अब उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिखा हुआ है, आपको उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा अभी। ओके, कंटिन्यू करें, मैं नीचे करता हूं इसको। तो प्रेजेंट नहीं हो रहा। हाँ, हो जाएगा। Yeah, okay, now go ahead. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. हाँ. A large number of trade unions and factory committees made up from the factory workers also existed for short time. Existed for some time. कुछ टाइम के लिए रही वो, फिर Severe restrictions were placed on political activity. ओके, ये अभी देखो इमीडिएटली नहीं हुआ, जैसे ही डूमा बन गई, लोग इलेक्ट होके आए थे, कंसल्टेटिव थे वो, मतलब राजा को उनसे कंसल्ट करने का बोला। सर डूमा तो आज भी कहते हैं रशियन के पार्लियामेंट। रशिया की पार्लियामेंट आज भी डूमा कहलाई जाती है। तो दोस्तों शुरू में तो 2-4 दिन इसने बात मानी होगी जार निकोलस ने, बट धीरे धीरे उनकी पावर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर से रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए, जो यूनियन बनी थी धीरे धीरे उनको भी हटाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। ओके, रिएक्शन ऑफ द जार। अच्छा सुनो, हाँ बड़ी मजेदार बात है, ये तो मुझे बताया ही नहीं, इसने कैसे हैंडल किया डूमा को, देखो सर प्रेजेंटेशन। हाँ, ओके, थैंक यू गाइस, अच्छा है, बता दिया। तो देखो अनुकल्प है क्या क्लास में? देखो डूमा को कैसे इसने हैंडल किया अभी। अब डूमा आ तो गई, ये भाई ने क्या किया, जो पहली डूमा थी, फर्स्ट डूमा, उसको 75 डेज के अंदर 75 डेज के अंदर उसको वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि नहीं ये अभी दूसरी बनेगी, ये तो ठीक नहीं बनी है। और विद इन 3 मंथ्स सेकेंड डूमा आ गई। क्या करना चाह रहा था, क्यों डूमा को बार बार चेंज कर रहा था ये, ताकि डूमा के पास पावर ना है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड डूमा आई, उसमें तो सारे बंदे राजा के ही थे, ठीक है। मोस्ट मेंबर्स फेवर्ड द ज़ार, मोस्ट मेंबर्स फेवर्ड द ज़ार, ये हुआ भैया। धीरे धीरे सारा वापस उनको खराब कर दिया। ओके, कंटिन्यू करें, देखो आगे वही चीज लिखी भैया। ओके, प्रेजेंटेशन, या डूइंग प्रेजेंटेशन। ओके माही, सॉरी आशी, प्लीज कंटिन्यू। रिएक्शन ऑफ ज़ार। Reaction of the Tsar. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. The Tsar did not want any questioning of his supreme authority. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians, keeping out liberals and revolutionaries. आज क्लास में इतने स्टूडेंट कम कैसे रह गए? माही भी नहीं क्लास में, माही आ गई अभी, और ये अपना ये भी गायब हो गया भाई, भरत। एनीवे चलो कंटिन्यू करो आप। ओके, सो राइट, तो सबने पढ़ लिया, तो सेकंड राउंड अभी शुरू कर देते हैं। खाली कोई, अच्छा अभी हर्षिता बची है, हर्षिता आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, अब दोस्तों क्या हो गया, ज़ार ने धीरे धीरे वापस अपनी पावर ले ली, डूमा को वो करके। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ क्या होगा। हाँ जी हर्षिता। हर्षिता का क्या हो रहा है भाई? हर्षिता, ओके चलो खालिद आप स्टार्ट करो। आई थिंक Okay, sir. A bad time for Russian workers. Yeah. The year 1904 was bad for ओ Russian नहीं, workers. ओ भाई, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रशियन एम्पायर, यहाँ से पढ़ना। The First World War and Russian Empire. In 1914, the First World War started
between two European alliances, Germany, Austria, and Turkey, the Central Powers, and France, Britain, and Russia. Later, Italy and Romania. Also, this war was fought at global level. Global level. Initially the war was popular in Russia, and the people supported Tsar Nicholas II. The Tsar had decided to take command of the Russian army into his own hand, so he left his fort and went to the battlefield. बैटलफील्ड। तो शुरू-शुरू में तो लोगों ने कहा यार अच्छा वैसे भी जब भी लड़ाई का माहौल आता है तो देश के पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, अरे हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा राजा है, हमारा राजा है। चला गया भाई साहब, ये पीछे रह गई वो अलेक्जेंड्रा, उसका वो रेस्पुटिन, और ये चला गया आगे। तो लोगों के अंदर जब हार शुरू हुई तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। या कंटिन्यू करें। डिफीट ऑफ रशियन आर्मी। Defeat of Russian army. Defeat of Russian army was shocking and demonstrating. Russian army lost डीमोरलाइजिंग लोगों का मोरल डाउन हो de- गया। demoralizing. Russian army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million Russian casualties by 1917 as they retreated as the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. लिव ऑफ द लैंड It का मतलब होता है जो खेतों के अंदर था, दुश्मन कहीं उसी से काम अपना ना चला ले, दुश्मन का फायदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग जला दी, खेत जला दिए पूरे। It led over 3 million refugees in Russia. ओके, The, जहां जहां जलाते हुए आ रहे थे वहां से लोग शिफ्ट कर गए, रिफ्यूजी बन गए और शहरों की तरफ आना शुरू हो गए, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। the situation dishonored the government, and the Tsar soldiers did not wish to fight such a war. ओके, तो जार के खिलाफ हो गए लोग, सोल्जर नहीं लड़ना चाहते थे इस तरह की लड़ाई कुछ करना किसी। ओके वैभव, कमिंग बैक टू यू, इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉर। Yes, sir. Impacts of the war. The war has severe impact on industry. The country was cut off from the other supplies of industrial goods by the Germans. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were involved in war. It led to acute labor shortage. शॉर्ट, हाँ, Large supplies of grain were sent to feed the vast army. Food scarcity became common, which sometimes led to riots in bread ब्रेड shops. शॉप्स। ओके, ब्रेड शॉप्स के अंदर जो है राइट होने लगे, लोग गए लेने के लिए, बोला लाइन में आ जाओ, कम है सबको दूंगा। और बाद में थोड़ी देर बाद लोग गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला खत्म हो गई, तो लोग वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे कि रशिया की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी, उसके जो पार्ट्स आते थे, स्पेयर पार्ट्स आते थे, वो यूरोप फ्रांस साइड से आते थे, फ्रांस जर्मनी साइड से आते थे। देखो मैप में आ जाओ एक बार, look at the map now। ठीक, what happened was पूरा का पूरा रशिया यहाँ पे। अब रशिया को यहाँ से कुछ भी आने से ये रोक रहा था, क्या बोलते हैं आपका, जर्मनी कुछ नहीं आने दे रहा था, ना फ्रांस से ना स्विट्जरलैंड से, यहाँ से कहीं से नहीं आ रहा था। जर्मनी ने इधर ब्लॉकेट लगा रखी, ठीक है, यहाँ तक जर्मनी। और ये जो सी था, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इधर भी जहाँ पे ये कहाँ गया अपना सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग देखो, यहाँ पे भी पूरी जर्मन नेवी ने ब्लॉकेज लगा दी थी। तो यहाँ कुछ नहीं आ पा रहा था, ना तो वाटर के थ्रू ना लैंड के थ्रू। इनकी इंडस्ट्री जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह की वजह से धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो गई। ओके, कंटिन्यू करना है आपने अभी आगे अगले पेज पे वैभव। अच्छा रुक जाओ वैभव, आगे बाकी लोग चांस दे देता हूँ। ऋषित आप पढ़े थे फेब्रवरी, अब शुरू होगा फेब्रवरी का रेवोल्यूशन। मैंने तुम्हें बताया था, ट्रेन में आ रहा था जार, ट्रेन में इसके जनरल ने बोल दिया भाई तू वहां पहुंचेगा तो खा जाएगी दुनिया तेरे को, तो भाई अभी वो कर दे, अपना रिजाइन कर दे। तो ये कहानी शुरू हो गई और उसके बाद उसने सेकंड मार्च को रिजाइन कर दिया। हाँ जी पढ़ें। The February Revolution, Petrograd. हाँ, 1905 वाला रेवोल्यूशन उसको ब्लडी संडे बोलते हैं और 1905 रेवोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन जो मेन रेवोल्यूशन है उसमें दो पार्ट है, 17 में हुआ था, फरवरी वाला रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर। तो बेसिकली रशिया हिस्ट्री में तीन रेवोल्यूशन है, 1905 रेवोल्यूशन, फरवरी 17 रेवोल्यूशन, अक्टूबर 17 रेवोल्यूशन। गाइस कंफ्यूज मत होना इसमें। In winter of 1917, conditions in the capital photograph were awful. The layout of the city seems to infamize the region among its people as workers' quarters and factories. They were not right bank of Neva River, while Winter Palace and official building on the left
During 1917, there were no acute storage of food in Russia, which एक्यूट was शॉर्टेज है भाई, नो कहाँ है एक्यूट शॉर्टेज? food in Russia, which made life of workers very difficult. डिफिकल्ट, हाँ, Parliamentary, वेरियंस, parliamentarians opposed to the Tsar desire to डिसॉल्व द डूमा। dissolve the तो Duma. ये दोनों वीडियो साथ साथ देखने, जो मैंने पूरा सीक्वेंस बताया था कि वो डूमा को करना चाह रहा था 25 मार्च को, उसने बोला डूमा को डिसॉल्व कर दो, लोग अगेंस्ट थे उसके, पार्लियामेंटेरियंस के अगेंस्ट थे। अच्छा एक काम करते, रुको अभी सुनो दोस्तों, मेरे ख्याल से इसको एक क्लास और देनी पड़ेगी अभी, हाँ एक क्लास और लगेगी अभी, यहाँ तक करके अपन छोड़ेंगे इसको आज यहाँ तक। Sir, do we have class tomorrow? क्लास अब बताओ, अगर तुम यार इतने कम लोग आते तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है। कोशिश मैं डाल दूंगा मैसेज, अगर ज्यादा लोग नहीं करेंगे ना अटेंड, तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? खालिद, सर मैं तो हर सैटरडे संडे की क्लास में आता हूँ। हाँ अरे तेरी बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ मेरे को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना जब मैं तुम्हारी क्लास लूँ। ओके, यहाँ से पढ़ो भाई, ऑन 22 फरवरी। ऋषित यार तू थोड़ा जोश के साथ पढ़ा कर, ऐसे ऐसे पढ़ रहा है जैसे तेरे को किसी ने टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया हो और कुछ जबरदस्ती पढ़वा रहे हो तेरे से। On 22nd February, a lockout took place at the factory on the right bank of River Neva. The next day, 50 factories called a strike in sympathy. तो एक फैक्ट्री बंद हुई तो लॉकआउट हो गया, मतलब वो बंद होगी, तो वहां के वर्कर को काम से निकाल दिया गया। 50 फैक्ट्री के वर्कर ने बोला कि हम भी काम पे नहीं आएंगे। In many factories, women also led out the way of strike on 23rd February 1917. This day come to be called International Women's Day. वुमेन्स डे, ओके वेट कर, ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास 2-3 मिनट पहले खत्म करता हूँ गाइस, इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ये जो ध्यान रखने वाली बात है, रशियन रिवॉल्यूशन सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है कि 3 रिवॉल्यूशन है, तीनों को अलग अलग समझना। 1905 का फादर गैपो वाला अलग है, ब्लडी संडे वाला, विंटर पैलेस में जो फायर हुआ था वो अलग है। फरवरी रेवोल्यूशन अलग है, जिसके अंदर की ये भी वुमेन डे मनाया गया, और उसमें आगे जी देखेंगे क्या क्या होगा। और अक्टूबर के अंदर जो पावर सीज की बोल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में ले ली, वो अलग था। तो 3 रेवोल्यूशन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके हर्षिता, एनी डाउट? आशी, एनी डाउट? No, sir. माही, खालिद? No, sir. नो ऋषित, वैभव? Okay, guys, No, we sir, meet no doubt. No we meet doubt, sir. tomorrow. No. Yeah, okay. We meet tomorrow and we'll continue this chapter. कल खत्म कर देंगे, उसके बाद we will start whatever maths वाला So chapter. what's the timing Sir, of 7. class? Tomorrow, most probably it will be in the morning around 10:30 or 11. Sir, yes, that is the best time. ठीक है, चलो. Sir, 11. Okay, Not 10. okay, ठीक, okay, ठीक. Okay, guys. Right. Bye, Bye, sir. everyone. Bye, 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 sir. bye, Thank bye, you, bye, sir. bye. Bye, sir. Thank you, guys. Thank you. Bye, Arshita.